चलो सारे इधर लिखना बंद। ठीक है, देखो अपन ने समझ लिया सारी चीजें, एग्जांपल्स भी कुछ करके बता दिए। अब उसको सिस्टमैटिक वे में अपन लिख करके और समझ लेते हैं एक बार और। ठीक है, चलो। डिसोसिएशन मतलब कुछ चीजें मैं तुमको बता चुका हूँ, डिसोसिएशन में क्या क्या होगा वो लिखिए। आई मोर देन वन आएगा, जितने पार्टिकल डाल रहा हूँ उससे ज्यादा ही दिखेंगे। यही डिसोसिएशन, ज्यादा दिख रहे हैं नीचे, मतलब ऊपर वैल्यू ज्यादा लिखेगी ना, क्योंकि आई के फॉर्मूले में क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है वो नीचे लिखते हैं। ओरिजिनल मान लो मैंने 2 डाले थे तो 2 नीचे, बाद में जाके वो 4 होगा तो 4 ऊपर लिखूंगा। तो आई की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी ना, सेम होता है, ऊपर नीचे तो कट के 1 आता है। ऊपर अगर वैल्यू ज्यादा है तो मोर देन 1 ही आएगा, तो आई की वैल्यू मोर देन 1। अब वही चीज अगर मास से डिफाइन करूं तो मास में मैंने बोला था ना उल्टा लिखना, ओरिजिनल को ऊपर लिखते हैं और बाद वाले को नीचे लिखते हैं। तो बाद में ओरिजिनल इसमें मास क्या रहेगा, एम नॉर्मल वाला ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए ना। अगर कोई चीज टूट रही है तो उसका वेट भी तो कम होगा, ऐसे समझोगे। टूट रही है तो उसका वेट कम होगा, तो वेट बाद में कम रहेगा। तो वेट वाले में मैंने बोला था कि ओरिजिनल वेट ऊपर लिखोगे जो पहले था, और टूटने के बाद जो उस पे एक पार्टिकल का बचा वो नीचे लिख रहे हैं अपन। तो एम नॉर्मल ज्यादा आता है एम ऑब्जर्व्ड से, ये समझ में आता है सभी को। ठीक है, तो एम नॉर्मल ज्यादा है और एम क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन पार्टिकल की बात करूँ तो ज्यादा पार्टिकल नीचे, ऊपर कम है। सॉरी, हाँ, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। ठीक है, और आई वाला जो था उसके लिए लिख रहे थे ओबीसी अगर पार्टिकल की बात करेगा तो, और पार्टिकल की बात नहीं है, मास की बात कर रहा है तो फ्लिप करना है। ठीक है, तो जो ओबीसी वाला मैंने बताया था कि ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, वो कब, जब पार्टिकल की बात करेंगे। लेकिन अगर मास की बात कर रहा हूं तो मास कैसे देखेंगे, ऊपर ओरिजिनल का और नीचे बाद वाले का, और बाद में टूट के उसका मास कम ही रहता है। देखो ओरिजिनल मास फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे समझो, ओरिजिनल एक को ये पोर्शन था, ठीक है, ये टूट के बाद में इतना कुछ रह गया और इसका आधा पोर्शन ये अलग हो गया, ये कुछ अलग हो गया। तो ओरिजिनल का मास हमेशा ज्यादा ही रहेगा बजाय वो बाद वाले पार्टिकल्स के जो भी बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल ऊपर लिखता हूँ मास, तो उसमें तो सारा आ गया ना, तो वो ज्यादा रहेगा बजाय पार्टिकल के जो इंडिविजुअल टूटे हैं। समझ गए? तो ये वाली चीज समझ में आई, डिसोसिएशन ऑफ। तो ये याद रखोगे। फिर ये आई की वैल्यू जो लिखी जनरल इसकी इक्वेशन से आएगा, वो बाद में भी देखते हैं कैसा आएगा, बट अभी बस पढ़ लो कि आई क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन जो भी पार्टिकल टूट रहे हैं, बोला था ना 5 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा जो उधर बन रहे थे प्रोडक्ट की साइड, वो है। देखते हैं अभी, वो छोड़ दो। अल्फा क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन अपन 100। बोल रहा है अगर 50% डिसोसिएट हुआ है तो 50/100। अगर बोल रहा है 50%, देखो अगर किसी ने बोला 100% डिसोसिएट तो अल्फा क्या आता है 1, तो 100/100 से ही बनाया होगा। अगर बोल रहा है 70% ही डिसोसिएट हुआ तो 70/100, तो अल्फा क्या आएगा 0.7। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज में दिया हो तो ऐसे। कितना क्लियर है? देखो अगर अल्फा 100% दिया है मतलब 100/100 तो 1 अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा 1 मतलब जितने पार्टिकल मतलब बराबर ही टूट रहे हैं ना, जितने हैं एग्जैक्ट उतने ही है। NaCl 2 है तो 2 रहेगा, NaCl में 2 पार्टिकल है तो 2 रहेंगे। लेकिन अगर वो पूरा नहीं टूटता तो पूरे 2 पार्टिकल तो बन नहीं पाए, तो ओरिजिनल और 2 के बीच में कुछ बनेंगे। तो वो I इज इक्वल टू N यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि जितने पूरे बन जाएंगे अगर 100% है तो वही उसके पार्टिकल के नंबर के बराबर होगा। ठीक है, वही बार बार चीजें लिखिए। ठीक है, अगला मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी डिसोसिएट एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो आयनाइजेशन, आयनाइज होके टू, और या फिर उसको क्या बोलो, डिसोसिएशन इन पोलर सॉल्वेंट। थ्योरी का पॉइंट है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल। ठीक है, ये 1-2 एग्जाम्पल मैंने कर दिए, बाकी फिर अपन करते हैं सॉल्व। NaCl का अगर एग्जाम्पल लूं और कंडीशन क्या ले रहा हूं, 100% डिसोसिएशन। ठीक है, 100% डिसोसिएशन वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं। तो या फिर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे 1 था, 0 0 थे। ये जब t इज इक्वल टू t होगा तो 1 माइनस अल्फा कुछ पोर्शन टूटेगा, जो पोर्शन टूटेगा वही पोर्शन तो प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो ये 1 अल्फा, ये भी कितना बनेगा 1 अल्फा। जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब पूरी रिएक्शन हो गई तो पूरा टूट गया, तो बनेगा कितना 1 1 पूरे पूरे। ये समझ में आता है? या फिर अल्फा अल्फा पूरे पूरे, अगर ऐसे देखो तो अल्फा प्लस अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 है। क्लियर है? तो 1 1 मैंने लिख दिया सीधा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो t इज इक्वल टू t टाइम होता है, इस पे कितने पार्टिकल हैं या इस पे i की वैल्यू फाइंड करो।
तो आई की वैल्यू क्या होती है, बिफोर अपॉन मतलब नीचे क्या लिखते हैं, पहले ओरिजिनल, और ऊपर क्या लिखते हैं, जो मेरे को दिख रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे कि कितने पार्टिकल दिख रहे हैं। ओरिजिनल कितने थे, एक, तो ओरिजिनल पार्टिकल कितना लिखा नीचे, एक पार्टिकल था, NaCl डाला ना, ठीक है। अब अंदर जाके कुछ टूट रहे हैं वो, तो टूटे हुए पार्टिकल प्लस जो नहीं टूटा है अभी उसमें से कुछ पोर्शन, इन तीनों का सम करना पड़ेगा। तो इन तीनों का सम किया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसल, तो बचा क्या मेरे पास, ये प्लस का अल्फा और एक प्लस का 1, तो 1 प्लस अल्फा बचा, ठीक है। अब ये 1 प्लस और पूरा नीचे का 1 का तो कोई मतलब ही नहीं हो, ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा बचा। अल्फा की वैल्यू मैंने मानी है ना, 1 प्लस अल्फा कब आया, T टाइम पे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है, 100% डिसोसिएट होता है, तो अल्फा कितना होता है, 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो जब पूरा टूट जाएगा तो कितने पार्टिकल बनेंगे, NaCl के 2, तो वो सीधा भी दिख रहा था वैसे NaCl में 2। और फाइंड कैसे करते हैं, ऐसे, समझ गए। तो वही लिखा है, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 प्लस 1 2, क्लियर है। या फिर ये नहीं भी कटो तो यहाँ सीधा 1 1 1 1 रख के कर लेना। अगला एक सेम एग्जांपल MgCl2 का, बेटा इधर MgCl2 का एग्जांपल, रिएक्शन तुमको बनाते आनी चाहिए, रिएक्शन नहीं देगा वो बस बोलेगा MgCl2। तो MgCl2 कैसे टूटता है, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, ये समझ में आता है, ठीक है। ये इनिशियल अगर 1 था तो ये 0 0, सबको क्लियर है, ये खुद से पेन पेपर लेके करना है चीजें। ये कितना कम होगा, अल्फा, तो ये कितना बनेगा अल्फा, और ये 2 है तो 2 अल्फा बनेगा। अगर ये T इक्वल टू इनफाइनाइट होता तो ये 0 हो जाता पूरा, और ये कितना बनता है इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, ये भी कितना बनता है इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, तो ये टोटल 3 बनते हैं, वैसे सीधा ही पता लग रहा है, या फिर अल्फा प्लस 2 अल्फा बनते हैं, पूरा कंप्लीट हो गए, ठीक है। T इक्वल टू T टाइम पे अगर बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उस टाइम पे, आई की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू, ठीक है। आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ओरिजिनल जो थे वो नीचे लिखते हैं, ओरिजिनल कितना था 1, तो 1 नीचे लिखा है, समझ में आया। और एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने पार्टिकल है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, वो पूरा लिखा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट कर दिया, तो बचा क्या, प्लस का 2 अल्फा और प्लस का 1, तो 1 प्लस 2 अल्फा लिखा। अब मैं बोल रहा हूं अगर 100% डिसोसिएट है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 100/100 1, तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू मतलब ये 1 हो जाएगा ना, तो 2 प्लस 1 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखो सीधा भी मेरे को समझ में आ रहा है कि 2 Cl बन रहा है और 1 Mg बन रहा है, क्लियर है। अगला वाला सॉल्व करें, चलो ये साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइव है, तो ये कैसे टूटेगा, 2Al प्लस 3, देखो ये जो वैल्यूज लिखते हैं ना नीचे 2 और 3, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई में वैलेंसी होती है, याद है। ये 3 कहाँ से आया होगा, ये इसके ऊपर का होगा, ये 2 कहाँ से आया होगा, इसके ऊपर का होगा, ठीक है। और जो इनकी बेस में वैल्यू लिखी जाती है वो इनके कितने अमाउंट लग रहे हैं, Al2 लिखा है मतलब कितने Al है 2, SO4 होल थ्राइव लिखा है मतलब SO4 कितने हैं 3, ठीक है। तो जो नीचे बेस में लिखी है वो इनकी पर्टिकुलर कितने अमाउंट है, और जो चार्ज ये लिखे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके चार्ज मिल जाते हैं, समझ में आया। तो देखो Al मैंने लिख दिया, अब मैं बोल रहा हूँ Al पे चार्ज कितना है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर से इधर आता है वही होगा ना, तो +3 चार्ज लिखा। अब Al होंगे कितने, कैसे पता लगेगा, जो नीचे लिखा है 2, तो 2 लिख दिया, क्लियर है। प्लस अगला क्या दिया, SO4 दिया है, ठीक है। SO4 है कितने, 3 है ना, तो 3 आगे लिखा। SO4 के ऊपर चार्ज कितना आएगा, जो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आया होगा, तो 2 -2, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और ओवरऑल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, मुझे पता है 3 2 +6 इधर है, 3 2 -6 इधर है, चार्ज बैलेंस, क्लियर है। ये इनिशियल अगर T इक्वल टू 0 पे कितना था 1, ये कितने होंगे 0 0, समझ में आता है। ये T इक्वल टू T पे कितना होगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना होगा 2 अल्फा, ये समझ में आता है सभी को, ठीक है। अब T इक्वल टू इनफाइनाइट पे मुझे पता है कि ये 0 खत्म हो जाएगा, ये जितने पार्टिकल है उतना बनेगा, ये जितने पार्टिकल है उतना बनेगा, तो वैसे सीधा भी पता लग रहा है कि 2 और 3 ये ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देते हुए डायरेक्ट करता है तो ये करना ही पड़ता है अपने वहां पे, क्लियर है। अब देखो T इक्वल टू T पे ये समझना, I की वैल्यू क्या होगी, I क्या होता है, ओरिजिनल कितने थे 1 है ना, ओरिजिनल 1 ही था। टूटने के बाद कितना हुआ, टूटने के बाद ये 3 टाइप के पार्टिकल मिलेंगे ना, ये कुछ बचेगा वो मिलेगा,
समझ गया ना। अल्फा तो जो टूटा है 1 में से अल्फा माइनस कर दूंगा तो ये पूरा क्या है, जो बचा हुआ Al2SO4 होल थ्राइस है वो ही है। तो बचा हुआ Al2SO4 होल थ्राइस प्लस जितना एल्यूमिनियम बना है प्लस जितना सल्फेट बना है, ये समझ में आया। फिर इसको जब सॉल्व करोगे ये 2 अल्फा 3 अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा, ठीक है 5 अल्फा, और फिर ये अल्फा माइनस और ये पूरा 1 वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा, इतना समझ में आया। अब ये हो जाएगा, इसको और आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। देखो ये ऐसे ले लेते हैं 5 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, 5 अल्फा माइनस अल्फा कितना होगा 4 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 1, ये समझ में आया सभी को, ठीक है। और अल्फा 1 अगर है, अल्फा की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूं इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब 100% डिसोसिएशन है ना, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 1 से 4 प्लस 1 5, तो देखो यहाँ से आ रहा है ना आई इज इक्वल टू 5, और डायरेक्ट भी पता लग रहा था कि 5 पार्टिकल हैं, ये चीज समझ में आई, ठीक है। सभी को आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो रहे, वो देखो अब ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो बता दोगे ना तुम लोग। देखो यहाँ पे जो लिखा रहता है उसका चार्ज है, तो पोटेशियम बन कितने रहे 4, क्योंकि जो लिखा है 4 है तो 4 बन रहे हैं। पोटेशियम पे चार्ज कितना है, जो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 1, तो चार्ज कितना है +1, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, प्लस ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट कभी नहीं टूटता, याद रखना, वो मत तोड़ देना, ठीक है, प्लस FeCN6, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ोगे कि बड़ा वाला ब्रैकेट कभी नहीं टूटता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये 4 यहाँ का चार्ज होगा ना, तभी आया होगा वहां पे, तो ये क्या होगा -4, और ये हैं कितने 1 लिखा है तो 1, समझ गए, ठीक है। ये इनिशियल कितना था 1 1 और ये 0 0 थे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा, और ये 1 अल्फा, या सीधा अल्फा लिखूं, क्लियर है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे ये 0 हो जाएगा, ये 4 बनेगा और ये 1 बनेगा, तो मुझे पता है 5 ही बन रहे हैं वैसे तो डायरेक्ट भी, ठीक है। बट अब इसको सॉल्व कर लें, t इज इक्वल टू टी टाइम पे i की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल कितने थे स्टार्टिंग में 1, और फिर अभी कितने दिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, 4 अल्फा प्लस अल्फा कितना होता है 5 अल्फा, 5 अल्फा में से 1 अल्फा माइनस करूँगा तो 4 अल्फा, और 1 बचा है ना, तो क्या बचेगा 4 अल्फा प्लस 1, ये समझ में आई की वैल्यू। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ, ये मैं मान रहा हूँ सब है ना, इफ अल्फा इज इक्वल टू 100%, इसका मतलब क्या है अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अच्छा सुनो, हाँ ये तो अल्फा 1 होगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4 इंटू 1 प्लस 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको एक नया एग्जांपल देता हूँ, मैं मान रहा हूँ इफ अल्फा इज 70% डिसोसिएट, क्वेश्चन में ये देगा, वो 1 वाला तो कर लोगे डायरेक्ट भी, नहीं भी इतना करता तो वहीं से पता लग रहा था। अगर उसने दे दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू 70% है, तो मुझे आई की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अल्फा 70% है तो अल्फा क्या होगा 70/100 मतलब 0.7, ये समझ में आया। तो अब आई कैसा आएगा 4 इंटू 0.7 प्लस 1, 7 4 जो 28, 2.8 प्लस 1 कितना होगा ये 3.8। देखो ओरिजिनल 1 था, पूरा टूट जाता तो कितना बनने चाहिए थे 5, तो 1 और 5 के बीच में ही बनेगा। अगर बीच की कोई वैल्यू आती है कि 70% टूटा है तो उसका 70% ही बनेगा, समझ गए जिस पक्का। ये तो 3.8 इसके आंसर, मतलब इसका आंसर आएगा। सुनो ये दिमाग मत लगाना कोई भी, ठीक है, ओवरऑल वाला, कि अपन ने बोला अल्फा 70% है तो डायरेक्ट ये 5 का 70% निकाल के रख दिया, 5 का 70% आ रहा है तुम्हारा 3.5, तो वो 3.8 अलग है ना, तो इसी स्टेप से करना, ठीक है। वो ये दिमाग मत लगाना कि 5 का डायरेक्ट 70/100 इंटू 5 कर लिया और आंसर आ गया। सेम अगर पता नहीं देखो, हाँ अगर ऐसा हुआ, बट बेटर है ना, 2 मिनट लगेगा, सेम सही स्टेप फॉलो करो, ठीक है। ऑप्शन बहुत दूर दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर गलत जाएंगे तुम्हारे आंसर। ये समझ में आया सभी को। अब इसी में अगर मैंने दे दिया ये ऐसा हो, तुम और भी कर लोगे ना,
अल्फा में बोल रहा हूँ 20% ही दिया है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.2। ये समझ में आया? अल्फा अगर 0.2 आया तो आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 4 इंटू मतलब 4 अल्फा है ना, ये देखो 4 अल्फा प्लस 1 था, तो 4 इंटू 0.2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 टू 8, तो 0.8 प्लस 1, तो ये 1.8 वैल्यू आएगी आई की। क्लियर है? तो एक क्यों इतना निकाल के तामझाम कर रहे हैं, ये अगर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता है क्वेश्चन में तो समझ गए। क्वेश्चन में अगर बोलता है 30% डिसोसिएट है, 50 है, 70, 80, 90, 95 जो भी देता है, तो आई की वैल्यू या पार्टिकल के नंबर पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं अगर 70% डिसोसिएट हो रहा है K4Fe2CN6 तो समझ गए। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन K4Fe2CN6 इज डिसोसिएटेड बाय 70%। अगर 100% होता तो मैं सीधा ही बोल देता क्वेश्चन देख के कि 5, मेरे इस पे कोई बात नहीं, 2 बार आ गया। ठीक है, जनरल इक्वेशन मैंने 2 अलग अलग फॉर्म में लिखी है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो 2 इक्वेशन जनरल वाली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर an है तो ये क्या होगा na, क्योंकि जो नीचे लिखते हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ना, तो ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे n के, वही कर रहा हूं मैं कब से, है ना। ठीक है, समझ गए। Cl के नीचे 2 लिखा था तो 2 Cl है, तो a के नीचे n लिखा तो n, a कितने बनेंगे na, 1 था 0 था, ये कितना टूटा 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा n अल्फा, n अल्फा क्यों, क्योंकि आगे n है तो n अल्फा लिखा। तो i की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल कितने थे 1, एट कोई एक गिवन टाइम पे कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाय 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी अल्फा n माइनस 1। ये चीज समझ में आई? आई मैंने फन क्या लिखा है वो मैंने, हम लोग ठीक है। अच्छा देखो ये है वो, ये आएगा, ये 1 को इधर मल्टीप्लाई करूँ तो आई रह जाएगा, इस 1 को इधर माइनस में लाऊंगा तो आई माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर अल्फा ये और ये वाला बचा, तो अल्फा कॉमन निकालूंगा तो अल्फा बाहर रह जाएगा कॉमन, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो ये बचेगा। अब यहाँ से मैं अल्फा निकालना हो तो आई माइनस 1 बाय n माइनस 1 हो जाएगा, और आई निकालना हो तो इसको इधर ही रहने दूंगा, इसको उधर पहुंचा दूंगा, तो अल्फा n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए? तो ये याद नहीं करना है कि अल्फा यहाँ से रटने बैठ जाओ आई माइनस 1 अपन 1 ये या फिर ये, समझ गए। कोई भी क्वेश्चन देगा ये मेथड फॉलो कर लेना ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये n की वैल्यू सीधा रखोगे n कितना आ रहा है ये, बट फालतू बहुत कंफ्यूजन होगा कि कहाँ n है, कहाँ अल्फा है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। समझ गए? तो ये जनरल वाला सॉल्व हुआ। एक और जनरल वाला अपन सॉल्व कर लें, ठीक है, ये सेकंड जनरल सॉल्व करता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसको कैसे लिखूं मैं सबसे बेस्ट। ax by दिया है तो a के कितने पार्टिकल हैं, x पार्टिकल है ना, a पे चार्ज कितना है y, क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं हमेशा चार्ज, तो प्लस का y लिख दिया मैंने, प्लस b लिखा, b के कितने पार्टिकल हैं तो y लिखा, b पे चार्ज कितना है x, ये समझ गए 1 0 0। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या लिखूंगा x अल्फा, यहाँ पे y अल्फा। ठीक है, अब वो इनफाइनाइट वाला मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब i की वैल्यू निकालनी है मुझे t, अच्छा ये t इक्वल टू टी पे है ना, t इक्वल टू टी पे मेरे को i की वैल्यू फाइंड करने की, पार्टिकल कितने हैं, ओरिजिनल पार्टिकल कितने हैं 1, यहाँ पे कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लूं तो x प्लस वाई इंटू अल्फा आएगा, देखो 1 माइनस अल्फा तो ऐसे ही रहने दिया, प्लस मतलब x अल्फा प्लस अल्फा ये था, तो x प्लस वाई इंटू अल्फा बाय 1, मतलब बाय 1 तो चलो हटा दिया यार मैंने, रहने दो। ठीक है, नहीं लिख रहा हूँ, जगह खत्म हो जाएगी। क्लियर है, बाय 1 का मतलब ही नहीं है। अब ये x प्लस वाई जो लिखा है इसको इनने क्या कर दिया n, देखो x प्लस वाई क्या पार्टिकल ही तो है, इससे कंपेयर करो ना, कहाँ गया ये रहा, कहाँ गया वो, चलो देखते हैं। 1 माइनस अल्फा, x प्लस वाई टोटल मेरे पार्टिकल है कि कितने पार्टिकल बन रहे हैं, ये x पार्टिकल है y पार्टिकल बन रहे हैं, 2 और 3 होता तो सम ही तो करता हूं मैं फाइनली। ठीक है, तो ये क्या बोल दिया मैंने प्लस n अल्फा, और यही तुम्हारी इक्वेशन है फाइनल वाली। सेम, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों जगह, आंसर आ जाएगा 1 प्लस
एन अल्फा माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, एन अल्फा ऐसा लिखा, मतलब 1 माइनस अल्फा लिखा प्लस एन अल्फा, वही चीज तो है। समझ गए कैसे किया है? तो ये चीजें याद नहीं करनी है, बस तुमको ये इक्वेशंस बनाते आनी चाहिए जो 3-4 एग्जांपल से सिखाई है। क्लियर है सभी को? आगे नहीं आया? ठीक है, ये जो लिखा है वही ये लिखा था, बस बहुत घुमा फिरा के लिख देते हैं, कभी कभी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किसमें से माइनस कर रहा है, तो याद रखने में कंफ्यूजन होगा कि आई के साथ माइनस था प्लस था, एन के साथ माइनस था प्लस था, एन अल्फा के साथ था कि नहीं था। क्लियर है? तो बेटर है अपन सीधा इक्वेशन याद रखना, फॉर्मूले निकलेंगे कैसे समझ में आ गया। और अगर वो सीधा पूछता है तो 1 0 1 माइनस ये रख लेना, 1 0 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, और फटाफट सॉल्व कर लेना, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा सारा। अपन ने कहीं का लिखा है, डिसोसिएशन वाला केस लिख लिया, अब लिख रहे हैं एसोसिएशन का केस। ठीक है, ये नीचे ओरिजिनल अपॉन ये वाला लिखा है, 1 का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई आएगा, आई इज इक्वल टू ये, मैंने इस 1 को इधर लेके चले गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में होगा और ये इधर माइनस में जाएगा ना, -1 हो जाएगा, तो आई -1 हो गया, अल्फा यही रहने दिया और एन अल्फा यही रहने दिया है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, अल्फा, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, n-1 बचा है, बस फिर उसको यहाँ सॉल्व कर लिया, अल्फा यही रहने दिया, इसको नीचे से खफका लिया, तो ये आ जाएगा, और आई निकालना हो तो इसको प्लस को उधर पहुंचा दिया, आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना कौन सा, डिसोसिएशन का केस खत्म। अब लिख रहे हैं एसोसिएशन का केस। ठीक है, उसके एग्जांपल करते हैं। मोहन फोटो खींच। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शाबाश। खाना खा लिया ना तुम लोगों ने? मैं भी खा के आया हूँ। चलो, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था कल? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिया था। देखो, पहली चीज तो याद रखना, अल्फा को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन। हाँ ठीक है, याद रखना, अल्फा को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब घुलना। अब घुल के वो टूट रहा है कि जुड़ रहा है, वहां फिर 2 पार्ट आ जाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में फिर डिसोल्यूशन में 2 आएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा, ये मार्जिन के ऊपर लिख लेना, और एक और क्या आएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अल्फा का अगर कोई नाम पूछे क्या है तो डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन है। अब अल्फा दोनों के लिए टर्म करते हैं ना, एसोसिएशन के लिए भी अपन अल्फा ही लिखते हैं और डिसोसिएशन के लिए भी अल्फा ही लिखते हैं, तो दोनों के, अब मैं अगर सिर्फ अल्फा बोल रहा हूं तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है कि एसोसिएशन का है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपन कल पढ़ चुके थे, मतलब टूटना, पानी में जैसे कोई चीज डाली वो टूटने लग गई। ठीक है, एसोसिएशन क्या है, पानी में कोई भी चीज डाली वो और जुड़ने लग गई आपस में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 की लेस देन 1? लेस देन 1 हो गया ना, कि एक पार्टिकल, मान लो मैंने 2 पार्टिकल डाले थे, अंदर जाके एक ही रह गया क्योंकि दोनों जुड़ गए, तो कम हो रहे हैं ना पार्टिकल का नंबर। बाहर मेरे को 2 दिख रहे थे, पानी के अंदर एक ही दिख रहा है, तो पार्टिकल का नंबर तो कम हुआ, तो आई की वैल्यू लेस देन 1 ही आएगी, क्योंकि आई का फॉर्मूला है ना, ओरिजिनल मतलब बिफोर नीचे लिखते हैं और आफ्टर वाला ऊपर लिखते हैं। आई का फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में जो भी वो पूछ रहा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। ठीक है, तो नीचे बिफोर कितने थे, यहाँ 2 थे, तो नीचे 2 लिखूंगा, और पानी में डालने के बाद कितने दिख रहे, 1, तो बाद वाली चीज ऊपर लिखता हूँ 1, तो 1/2 आधा 0.5, 1 से तो कम है ना। तो इसके लिए हमेशा डिसोल्यूशन के लिए चीजें कैसी होती है, आई लेस देन 1। क्लियर है? ठीक है, इसका मास ऑब्जर्व ज्यादा होगा ना मास नॉर्मल से, मास ऑब्जर्व जो है वो ज्यादा ही होगा मास नॉर्मल से। देखो, बाहर 2 पार्टिकल थे, तो एक पार्टिकल का जो मास देख रहा हूं मैं, कुछ है, मान लो x है, दोनों का, इसका भी x है, इसका भी x है, 2 पार्टिकल है बाहर, x और x, पानी में डालने पे दोनों जुड़ गए, तो वेट, अब मेरे को अंदर एक ही पार्टिकल दिख रहा है, उस एक पार्टिकल का मास अब 2x दिख रहा है ना, और बाहर उसी एक पार्टिकल का मास x दिख रहा था, तो ऑब्जर्व वाली यहाँ पे चीजें ज्यादा वेट होगा ना, तो m ऑब्जर्व का ज्यादा होगा m नॉर्मल से। और I के 2 फॉर्मूले पार्टिकल के हिसाब से लिखता हूं, तो बिफोर वाली चीजें पहले लिखता हूं, आफ्टर वाली बाद में।
लेकिन मास के टर्म्स में लिखूं तो ओरिजिनल ऊपर लिखता हूं और दूसरी वाली बाद में। इसका एक एग्जांपल मैंने तुमको CH3COH का लिख के भी बताया था, है ना, कि 2 CH3COH लिए पानी में जाके 1 हुआ, तो पार्टिकल के हिसाब से वो 1/2 जाएगा। और वेट के हिसाब से लिखूंगा तो वेट देखो ये ऐसा लिखा था, पार्टिकल के हिसाब से पहले कितने 2 CH3COH थे, पानी में डालने के बाद 1 ही रहा तो 1 बाद वाला। इसी चीज को अगर मास के टर्म्स में लिखना हो तो मास में बोला था ना मैंने कि ओरिजिनल ऊपर लिखोगे, है ना, और रिएक्शन होने के बाद वाला बाद में नीचे लिखते हैं। तो ओरिजिनल मास कितना था उसका 60, ठीक है 60 होता है ना एक CH3OH का। पानी में जाने के बाद क्या हो गया उसका मास डबल हो गया ना, 120, क्योंकि 2 जुड़ जाते हैं तो 120 रहता है। तो 0 से 0 और 6 1 6 2 का, तो देखो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे तुम मास के टर्म्स में आई को डिफाइन करो चाहे पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिफाइन करो। क्लियर है, ये चीज लिखवा चुका था, एक बार रिवाइज हो गई है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए पहले के दोनों। अब वहां पे अगर क्वेश्चन में देखो अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो दे रहा है कुछ 70% कि 70, जैसे मैंने जो CH3COH अंदर डाले 2, वो सिर्फ 70% ही आपस में एसोसिएट हुआ है, पूरे के पूरे नहीं जुड़े। तो कितना जुड़े उसके हिसाब से फिर पता करना पड़ेगा ना। तो परसेंटेज एसोसिएशन अगर कुछ दे तो डिवाइड विद 100 करोगे तब जाके अल्फा की वैल्यू आएगी, क्योंकि अल्फा को मैंने बताया था दो टर्म्स में दे सकता है, या तो डायरेक्टली वो दे रहा है 2 या 0.2, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में दे रहा है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में दे तो नीचे 100 रख के उसकी एक वैल्यू निकालोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर वो बोल रहा है सिर्फ 70% डिग्री ऑफ एसोसिएशन अकर्स, कि जो डाला है उसका सिर्फ 70% ही आपस में एसोसिएट हो पा रहा है पानी में जाके, पूरा एसोसिएट नहीं हुआ है कि 2 डाले और दोनों जुड़ के एक पूरा कंप्लीट बना, कंप्लीट नहीं बन रहा है, कितना उसका सिर्फ 70% ही जुड़ पा रहा है आपस में। तो फिर उससे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है वो, तो वो क्या 70/100 0.7, तो अल्फा की वैल्यू क्या रखते हो फिर 0.7। समझ में आया। और ये अल्फा अपन रिएक्शन से ही पता करते हैं, 1 0 1 माइनस अल्फा अल्फा/2 यहाँ पे जो लिखाएगा अपना, ठीक है। अल्फा है अगर 100% या 1 है देन अल्फा इज नॉट स्पेसिफाइड, एक पॉइंट है, अगर थ्योरेटिकल में आता है तो याद रखना, ठीक है। तो अल्फा को स्पेसिफाइड ऐसा कुछ नहीं है, I = 1/n होता है। I की वैल्यू जो भी होगी तुम्हारी 1/n से ही याद। हम इसके पहले क्या था I = n था, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो उतने ही पार्टिकल थे जितने आए हैं उसका जस्ट डबल कर रहा था, ऐसा मतलब एग्जैक्ट तोड़ रहा था, या पार्टिकल का नंबर n के बराबर ही रख रहा था मैं जब देखो अगर अल्फा कुछ परसेंटेज के फॉर्म में दे रहा है तो फिर I वेरी करेगा, I n के बराबर कभी रहेगा नहीं। लेकिन अगर अल्फा वो 100% या 1 दे रहा है तो I n के बराबर ही रहेगा वैल्यू में, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल के बराबर रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाँ नहीं आया। देखो एसोसिएशन वाला केस लेता हूँ, ठीक है, सॉरी डिसोसिएशन वाला। डिसोसिएशन में I = n लिखा था कि जितने पार्टिकल उसके मोल्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, कि पानी में जाने के बाद मैंने बोला है कि 5 पार्टिकल थे, 5 मैंने पानी में डाले, वो 5 से कितने होगा 10, तो अंदर अभी I की वैल्यू कितनी है 10 और n की वैल्यू भी कितनी है 10, क्योंकि 10 मोल। तो I = n होगा अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ही, अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो वो I कभी भी 10 नहीं होगा। समझ गया ना, उससे कम ही होगा ना, पूरा डिसोसिएट हुआ ही नहीं है तो पूरे 10 तो नहीं बन पाएंगे कभी। तो वही सेम चीज बोल रहा हूँ एसोसिएशन में, कि अगर मैंने 2 पार्टिकल डाले 100% एसोसिएशन होगा तभी जाके अंदर एक पार्टिकल मिलेगा। अगर 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं मिलेगा, एक से एक और इसके बीच में मिलेंगे 2 के। ये चीज समझ में आई। तो वही लिख रहा है वो कि I = 1/n कब होगा जब 100% डिसोसिएशन हो, सॉरी एसोसिएशन हो, और डिसोसिएशन होगा तो I = n। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये फार्मूलेस देखो अभी याद नहीं करना है, जनरल इक्वेशन से कैसे आएगा वो समझा दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक साथ इसकी यही चीजें काम की जो फाइनली याद करना है, ठीक है। ये कहाँ से आया अभी आखिरी में देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन लिखना शुरू करें अपन, ठीक है। देखो इसकी रिएक्शन भी सेम वैसे लिखना है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारी पहले से लिख दी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, जितने भी एसिड वाले पोर्शन होते हैं, कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, बेंजीन में जाके डाइमर बनाते हैं। अब वो चाहे स्ट्रेट चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे बेंजीन के ऊपर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों काई में जाके बेंजीन में जाके
डाइमर बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं लिखा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर्म डाइमर्स, इस चीज को क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन, ठीक है। तो मैंने क्या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, इनको बेंजीन में डाला, तो बेंजीन में जाने के बाद वो क्या हो गए, एक बन गया। एक कब बनेगा, जब कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा होगा। कंप्लीट एसोसिएशन मतलब 100% एसोसिएशन, मतलब 100/100 परसेंटेज में दिया है ना, तो 100% एसोसिएशन अपॉन 100, तो 100/100 1, तो अल्फा क्या आएगा 1। तो या तो अल्फा 1 लिखूं या 100% एसोसिएशन लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। इसी चीज का मतलब क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1। बेंजीन में डाला तो ये क्या होगा, दोनों मिलके जुड़ के एक बन गया है, ठीक है। ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो एक मॉलिक्यूल ही रह जाएगा, पहले कितने थे 2 से कितने रहेगा, 1। ये कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा या 100% एसोसिएट हो रहा होगा। अगर पूरा एसोसिएट नहीं हो रहा तो 1 नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ही रहेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है। अब ये जो चीज लिखी है देखते हैं अपन, अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं सेकंड, ठीक है। वो नॉर्मल अपना एसिटिक एसिड था, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर एसिड लगा है ना, देखो ये चीज एसिटिक एसिड है। कुछ स्पेलिंग क्या होती है, एसिटिक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। ये देखो ना, बेंजीन के ऊपर लगा है एसिड, और ये एसिड ग्रुप, ये 2 कार्बन है ना, तो एसिड ग्रुप ये, ठीक है। तो एसिटिक एसिड और ये बेंजोइक एसिड, ये समझ में आया सभी को, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड भी क्या करेगा, 100% एसोसिएट होता है और क्या बना लेता है, डाइमर। तो यहाँ पे भी ये वाली चीज क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर है तो ही ऐसा करेगा। तो स्टार्टिंग में देखो, मैंने इसको 2 मेथड में लिख के बताया था तुम लोगों को, ठीक है। तो पहले अपन जो दिया है, जिस मेथड से अपन ने सीखा उससे कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कितने मोल थे, 2, तो 2 लिखा मैंने, ये कुछ भी नहीं बने थे ना अभी, तो 0 लिखा, ठीक है। अब ये 2 से कुछ कम होगा ना टाइम के साथ, और कितना कम होता है उसकी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करता है, लिखवाया था। तो कितना कम होगा, माइनस अल्फा लिखते हैं, लेकिन जो आगे लिखा है उसके साथ अल्फा होता है, उतनी रेट का अल्फा। तो 2 है तो 2 अल्फा से, 3 होता तो 3 अल्फा से कम होता है, ठीक है। तो 2 अल्फा से कम होगा, और ये बनता कितना है, जितना यहाँ से टूट रहा है उतना ही बनता है। तो 2 अल्फा का 2 अल्फा तो लिखा मैंने, लेकिन एसोसिएट का केस है, तो एसोसिएट में क्या करते हैं, जितने एसोसिएट हो रहे हैं उससे वो पर्टिकुलर पार्ट डिवाइड होता है, क्योंकि उतने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए ना। तो 2x यहाँ से अलग हुआ है, अब वो 2x यहाँ से अलग तो हो गया, और अलग होकर प्रोडक्ट बनाएगा। अब वो प्रोडक्ट जो पार्ट टूटा है, वो पार्ट टूट के एसोसिएट करता है। जैसे इसको ऐसे समझो, अगर ये कंप्लीट गोला था, ठीक है, ये कंप्लीट गोले ने बाद में क्या किया, ये ऐसा पोर्शन बनेगा, तो ये तो रह गया। ये वाला कौन सा पार्ट है मेरा, अल्फा वाला, ये समझ में आया। अभी जो अल्फा अलग हुआ है, डिसोसिएट के केस में अल्फा क्या कर रहा था, टूट रहा था। ये जो अल्फा अलग हुआ है इससे, ये डिसोसिएट में टूट के 2 बनेगा। अगर ये डिसोसिएट का केस होता तो ये क्या कर रहा था, 2 अलग अलग बना रहा था और टूट जाएगा आगे जाके। लेकिन वहीं अगर ये एसोसिएट का केस हुआ तो जो पार्ट उस पर्टिकुलर में से टूटा है ना, वो और जुड़ जाएगा आपस में। तो यहाँ पे जैसा दिखेगा ना अपने को, ये ऐसा ऐसा समझ लो, समझ गए कि वो इनफोल्ड हो जाएगा ऐसा आपस में। उसी को तो बोला एसोसिएट होना। डिसोसिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब आपस में जुड़ना। तो जो ये पार्ट था आपस में ऐसा फोल्ड होकर जुड़ गया तो एसोसिएट, अलग ही हो गया तो डिसोसिएट, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो 2x यहाँ से अलग हो रहा है, वो 2x अगर क्या हो रहा होता, डिसोसिएट हो रहा होता, तो फिर उसको अलग मैनर में लिखते हैं अपन। और यहाँ पे क्या एसोसिएट हो रहा है तो डिवाइड विद 2 करेंगे, जितना टाइम्स वो एसोसिएट हो रहा है। ये समझ में आया, ठीक है। लिखने की मेथड सीख लो, ये 2 था वो 0 था, ठीक है। 2 - 2x इसका कम होगा, तो इसका बनेगा भी कितना, 2x उसकी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एसोसिएट का केस है ना, तो एसोसिएट के केस में नीचे 2 का तुमको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स तक फोल्ड हो रहा है, ये 2 टाइम्स। 3 होता तो नीचे 3 का करता, 4 होता तो नीचे 4 का करता। ये जो समझ में आई, ठीक है। और t = इनफाइनाइट पे कितना रह जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा 0, और 2 टाइम्स में फोल्ड हो रहा है, तो 2 कोई चीज है वो आपस में जुड़ रही है, तो 1 रहेगी ना, तो फाइनली कितना रहेगा वो 1।
वो दिख भी रहा था कि 2 और 1, तो 1 आखिरी में 1 ही रह जाएगा पूरा गायब होके। समझ में आई ये चीज़? ठीक है। अब इसी चीज़ को जो बुक लिखती है, देखो ये मेथड भी लिखने का कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन बुक इस चीज़ को कैसे लिखेगी? अब देखो इसका, हाँ चलो पहले आई निकाल देता हूँ मैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई कैसे निकालते हैं? अपॉन ओरिजिनल लिखते हैं। आई में आई का फॉर्मूला है ना, नीचे ओरिजिनल। स्टार्टिंग में कितने थे? 2। अगर इसके हिसाब से देख रहा हूँ तो स्टार्टिंग में कितने थे? 2। आफ्टर रिएक्शन कितने मिले मेरे को? ये प्लस ये मिड रिएक्शन में। तो मिड रिएक्शन में क्या मिला? 2 - 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बाय 2। 2 अल्फा बाय 2 का मतलब अल्फा ही है। ये समझ में आया? तो ये क्या बच जाएगा अपना? 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है। 2 अल्फा प्लस अल्फा मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 अल्फा, मतलब 2 - अल्फा बाय, अच्छा सॉरी, हाँ ये 2 - अल्फा बाय 2। इतना समझ में आया? ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि अल्फा क्या है? 100% है, मैंने माना है। 100% का मतलब क्या हुआ? देखो, इफ अल्फा इज 100%, 100% क्या? एसोसिएट, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 100/100। अगर मान लो बोलता अल्फा 70% एसोसिएट, तो 70/100 करता। मैंने माना है कि 100 है तो 100/100 क्या हो जाएगा? 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 1। तो अगर अल्फा 1 है तो आई की वैल्यू क्या आएगी? आई इज इक्वल टू 2 - 1/2। तो 2 - 1 कितना होगा? 1/2, तो आ जाएगा 0.5। आई की वैल्यू 0.5, आधे पार्टिकल मिलेंगे। कोई भी चीज को इनिशियल मोल वो 1 लेके करता है बुक में, ठीक है। तो इसके कितने मोल लिए? T0 पे 1, कुछ प्रोडक्ट होगा नहीं तो 0। ये 1 में से कुछ गायब हो रहा होगा, ठीक है। 1 - अल्फा गायब। इसको इसने इनके हिसाब से नहीं लेता, स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से याद रखना, ठीक है। ये 1 के हिसाब से लेके कर रहा है हर चीज। तो ये क्या होगा? 1 में से क्या गायब होगा? अल्फा। अल्फा क्या है? इसका डिग्री ऑफ, जो चीज टूट रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन या अल्फा कम हो रहा है। जो अल्फा यहाँ से कम हुआ है वो उधर जाके क्या हो जाता है? इनफोल्ड हो जाता है ना, मतलब 2 है तो 1 हो जाता है, 4 है तो 2 हो जाता है, तो जस्ट उसका आधा होता है क्योंकि डाइमर है। तो जो यहाँ से टूट रहा है उसका जस्ट आधा हो जाएगा, तो अल्फा/2 रह जाएगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब अगर वो t इज इक्वल टू क्या बोलता है? t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, अगर ये 1 होता तो आधा होता। t इज इक्वल टू 1 पे अगर ये 1 था स्टार्टिंग में, तो बाद में प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए? आधा, क्योंकि डाइमर बन रहा है। और आधे का मतलब क्या है? i की वैल्यू लेस देन 1 हो गई अपना, ठीक है। तो आंसर यहाँ से भी ऐसे आ रहा है। अब i की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? ओरिजिनल नीचे लिखते हैं। ओरिजिनल कितना है अपने पास? 1 लिया है, तो 1 नीचे लिखा। और बीच में मतलब ऊपर क्या लिखते हैं? मतलब कोई भी मिड टाइम पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो मिड टाइम पे पार्टिकल कितने? 1 - अल्फा और अल्फा/2। 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल तैरते हुए दिख रहे हैं, तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2। अब इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 1 - अल्फा/2। ये चीज समझ में आई? तो ये याद नहीं करना है, बस मेथड कैसी समझ गए, ठीक है। और अगर मैं अल्फा 100% मान लेता हूँ, तो अल्फा 100% है, इसका मतलब क्या? अल्फा की वैल्यू क्या है? 1, 100/100 1, तो अल्फा 1, तो 1 इसमें रखूँ। 1 - 1/2, 1 - हाफ कितना होगा? हाफ। तो फाइनली आंसर क्या आएगा तुम्हारा? हाफ, 0.5 मतलब लेस देन 1। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब वही चीज अपन ट्राइमर लेके करते हैं कि मान लो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया जो 3 जुड़ के एक बना रहा है, ठीक है। तो 3A लिखा और बनाएगा वो क्या? एक पार्टिकल, लेकिन उसमें 3 मिक्स है, तो एक की नीचे क्या लिख दिया? 3 लिखा है। अब इसको देखो, जैसे अपन ने समझा है वैसे अगर लिखते हो तो 3 0, फिर 3 - 3 अल्फा, 3 अल्फा/3 ऐसे लिखता। लेकिन बुक कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करती उसको। बुक हमेशा 1 मोल लेके ही सॉल्व करती है, कुछ भी हो। बुक में हमेशा जब क्वेश्चन तुम भी सॉल्व करोगे ना, तो 1 लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 1 लेके कैसे? अगर ये इनिशियल 1 मोल होता तो ये कितने थे? 0। तो ये 1 में से कितना गायब करता? 1 - अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा/3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3 है। ये जो समझ में आई? ये किया। अब इसके अगर मेरे को पार्टिकल का नंबर निकालना आई तो वो कैसे निकालता हूँ? ओरिजिनल कितने थे? 1, तो ओरिजिनल नीचे लिखा। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने पार्टिकल दिख रहे होंगे मेरे को तैरते हुए? ओरिजिनल में से कुछ पार्ट टूटा होगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो प्लस जो टूटा है उसने आगे जाके एसोसिएट किया है वो वाले पार्टिकल,
तो 1 माइनस अल्फा जो बच गया उसका ओरिजिनल वाले का, प्लस जो टूट के अलग हुआ है और उसने आगे जो एसोसिएट करके बनाया अल्फा बाय 3, ये लिखा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। ये समझ में आया? अब मान लो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि अगर अल्फा 100% है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है 1। तो अगर यहाँ 1 रखूँ तो 2 1 2 बाई 3, 1 माइनस 2 बाई 3, तो जो भी वैल्यू आएगी 1 से तो कम ही आएगी ना, क्योंकि 1 में से कुछ तो माइनस करना ही पड़ रहा है। तो कुछ भी माइनस करवाऊँ तो 1 से कम, तो आई की वैल्यू लेस देन 1 हो गया। तो ये ऐसे। अगर वो बोल देता है कि अल्फा 70% ही एसोसिएट हो रहा है, तो फिर मेरे को 0.7 रखना पड़ता है, समझ गए? तो 0.7 रखता है तो 1 माइनस 2 इंटू 0.7 बाई 3, तो फिर उसको सॉल्व करता हूँ। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अगर टेट्रामर लेता तो 4a इक्वल टू a दी पावर 4, ये अगर इनिशियल 1 रखता तो 0, ये 1 माइनस अल्फा तो अल्फा बाय 4, ये समझ गए? अब आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ओरिजिनल कितने थे 1, तो नीचे 1, अब 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4, ये इसको रख के फिर सॉल्व करूंगा। तो जो भी वैल्यू है उसमें फिर मैं आई के हिसाब से मतलब रखता हूँ कि उसने अल्फा कितना दिया है, 100% दिया है, 70 40 30 20 जो भी दिया है, उसके हिसाब से अल्फा की वैल्यू रख के और सॉल्व कर लूंगा, आई निकाल लूंगा। ये जो समझ में आ गई। अब इसी की जनरल इक्वेशन अपन बना लें। देखो एग्जांपल तो अपन ने कर लिए। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है? कितने पार्टिकल ले रहा हूं? मैंने ले लिया n पार्टिकल। जितने पार्टिकल उतने एसोसिएट हो रहे हैं मान रहा हूं। अब वो डाइमर का हो, ट्राइमर, टेट्रामर जो भी हो, मैंने एनामर ऐसा, ठीक है, तो n ले लिया। ये इनिशियल कितने हैं? t इक्वल टू 0 पे। हाँ मतलब देखो यहाँ पे n लिया तो वो अपन, मैंने क्या बोला अभी, n लेके नहीं करेंगे अपन, 1 लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 1 होता तो 0 ये कितना होता? 1 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बाय n। ये समझ गया? 1 माइनस अल्फा ही होगा वो चीज तब करोगे जब तुम ये यहाँ की डॉक्यूमेंट देखो, यहाँ अगर n रखा है और यहाँ 1 रखा है, तो 1 रख के ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और जो तू बोल रहा है वो ये होता है फिर कि मैंने इसको n, हाँ 1 रखा है मैंने, वो अगर ये n और 0 रखता तो फिर ये होता कि 1 माइनस n अल्फा, तब होता। तो मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो मैं इसको भी 1 ही मान रहा हूँ, तब जाके फिर मैं सारी चीजें आगे की सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? जो टूटा वो अपॉन में ही n, जितना एसोसिएट हो रहा है वो, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? ओरिजिनल कितना है मेरे पास? 1, ठीक है। और ये क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो ये जो ना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, यही तो तुम्हारी i की वैल्यू आएगी फाइनल। उसको और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी करो। तो वही लिखा था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, इसको और भी सॉल्व करके। तो फाइनली ये रटना नहीं है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आ सकती है, ये जो समझ गए कि 1 को इधर ले आऊंगा, फिर यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल के, ये जो समझ गए कैसे करोगे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, i माइनस 1, ये 1 को इधर लाया तो, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा बाय n माइनस अल्फा। समझ गए? तो यहां से अगर अल्फा कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा? i माइनस 1 इधर अपॉन 1 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये अल्फा और ये i की वैल्यू, तो वो रटना नहीं है कि तुम रटने बैठ जाओगे अल्फा का फॉर्मूला i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, ये निकाल सकते हैं ना सिंपल। समझ गए क्या करना है? ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अपने आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आते हैं, एसोसिएशन से कम आते हैं। बट एसोसिएशन की भी इक्वेशन आती तो बनाओगे कैसे? समझ गए? 1 रख के ही करना उसको। क्लियर है? और वो ये बोला गया था कि अगर 1 नहीं भी रख के 4 रख के भी करते हो तो आंसर सेम ही आता है। इसीलिए अपना यहाँ पे जो अभी सॉल्व किया था ना 0.5, 1 से भी 0.5 ही आ रहा था और 2 रख के करा था तो भी 0.5 ही आ रहा था। तो तुम कैसे भी रख के करो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, चाहे तुम उस आई की वैल्यू यहाँ से निकालो, चाहे आई की वैल्यू यहाँ से निकालो। आई की वैल्यू 0.5 ही आनी है अगर अल्फा मतलब 100% डिसोसिएट है। तो यहाँ से भी अगर आई की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी? 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बाय 1। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, समझ गए? तो ये चाहे यहाँ से आई की वैल्यू मैं निकालूं, चाहे मैं आई की वैल्यू 1 रख के निकालूं, दोनों के जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे। जो अपने अभी सॉल्व किया तो आई 100% रख के करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आई की क्या आएगी? 0.5 और इसकी भी क्या आएगी? 0.5। ये चीज समझ गए सभी? ये चीज क्लियर है?
चलो, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन एंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक दो कुछ छोटे मोटे थ्योरेटिकल पॉइंट है वो लिखवाने हैं, ठीक है। ये बेटा इसको फोटो क्लिक करो। ये कुछ 3-4 पॉइंट बचे हैं अपने लास्ट के, ये लिख लेते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वेंट ऑफ फैक्टर वाले टॉपिक में लास्ट। क्लियर? चलो, कुछ रिलेशन जो वेंट ऑफ फैक्टर, जैसे अपन ने पाई इज इक्वल टू ICRT पढ़ा है, मतलब सॉरी CRT पढ़ा है। तो पाई है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों के कभी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम देता है, कभी दो सॉल्यूशन के। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 लिखते हैं जब भी आइसोटोनिक नाम आ जाता है, कि जब भी क्वेश्चन में क्या देगा, आइसोटोनिक नाम दे देगा, तो तुम पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 कर देना। तो पाई 1 क्या होता है? CRT, पाई 2 भी CRT, मतलब C1 C2। लेकिन जब वेंट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व कर देंगे तो पहले सॉल्यूशन का I1, दूसरे सॉल्यूशन का I2, जितने पार्टिकल पहले सॉल्यूशन में उसका मल्टीप्लाई, जितने दूसरे में उसका मल्टीप्लाई, तो वो लिखते हैं I का मल्टीप्लाई कर देते हैं हर फॉर्मूले में, बाकी कुछ अलग नहीं है। सेम वही चीज, जब दो अलग अलग मिक्सचर जिसमें एक में N1 मोल है, एक में N2 मोल है, उनको मिक्स करेंगे तो अपना फॉर्मूला ये होता है ना, पाई 1 प्लस पाई 2, दो अलग अलग मिक्स। तो यहाँ भी वही ICRT वाला जो है, ये ठीक है, ये PV इक्वल टू NRT वाले से यार, PV इक्वल टू NRT है, तो N/V क्या हो गया अपना? मोल्स। ये पाई इक्वल टू क्या हो गया? N/V RT। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उसने बस I का मल्टीप्लाई कर दिया है। N/V टोटल RT आया, N/V टोटल RT, और I का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया I1 I2। तो कभी ये देता है अलग से तो ये समझ, बेटा बातें नहीं करो, ठीक है। फिर उसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा, कॉमन निकाल दिया RT को दोनों से और ये कर लिया है। क्लियर है? मतलब दोनों में सिर्फ हर फॉर्मूले में I और I का मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है भाई, जिसको बस लिख के बता दिया है मैंने, ठीक है। I1 I2 के भाई वेंट ऑफ फैक्टर फॉर सॉल्यूशन 1 and 2, ठीक है। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कोई काम के नहीं है। बस हर फॉर्मूले में जितने अपने ऑस्मोटिक के पढ़े सब में I का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम चीज आती है। क्लियर है? चलो, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, PYQ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि अगर कभी भी मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होता है तो चारों में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखना। जब भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वही लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड इन डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल है, पॉलीमर भी बहुत बड़े होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल तो खुद ही बड़े। तो लार्ज कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की होती है। ये क्वेश्चन आएगा जब तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, उसमें मिलेगा तुमको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पॉइंट अलग से स्टार मार्क करके नोट कर लेना, क्वेश्चन था वो PYQ का। क्लियर है? चलो हाँ, तो उसके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है जिससे मास एग्जैक्ट निकल के आएगा तुम्हारा। चलो, अब इसके मुझे क्वेश्चंस करवाने वेंट ऑफ फैक्टर को इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लें अब।